हे गाइस, कैसे हो सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज यार हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं 1.1 को। पेपर 1 का जो हम लोग पिछले लेक्चर में हमने देखा था उसका आगे का कंटिन्यू करेंगे। तो एक बार जल्दी से फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। हमने पिछले लेक्चर में देखा था, डेफिनेशंस देखी थी कि हॉलिस्टिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स को एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। कई सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग क्या बातें कही वो भी हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था। स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी की बात करी थी जिसमें बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी देखा था, सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी देखा था, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी देखा था और लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी देखा था। तो आज हम उसके आगे बात करने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी के बारे में। जिसने पहला लेक्चर नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लो, उसके आगे फिर कंटिन्यू करना, ठीक है। तो डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ आज हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ना इनफॉर्मल बिगिनिंग हुई एंथ्रोपोलॉजी की। इनफॉर्मल बिगिनिंग मतलब एंथ्रोपोलॉजी नाम नहीं है, अभी तक कोई स्पेशल डिसिप्लिन एंथ्रोपोलॉजी नाम का नहीं बना है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत, मोस्टली मैं कहूँगी फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी की सुगबुगाहट हमें देखने को मिलती है। कब? 5th सेंचुरी बीसी में। किसके, कौन कौन करता है? कुछ ग्रीक फिलोसोफर्स और कुछ रोमन फिलोसोफर्स। ग्रीक फिलोसोफर्स कौन थे? हेरोडोटस, एरिस्टोटल और स्ट्रैबो। एरिस्टोटल का नाम मुझे लगता है जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने तो बहुत ही ज़्यादा सुना होगा। फादर ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं इनको। तो इन्होंने भी मतलब काफ़ी सारे ऐसे इनहेरिटेंस वगैरह की बात कही थी जो 5th सेंचुरी बीसी में, बहुत पुरानी बात है। एंथ्रोपोलॉजी नाम नहीं है, बट अगेन थोड़ा वर्क जो है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के डायरेक्शन में हमें देखने को मिलता है, इसीलिए हम उसको इनफॉर्मल बिगिनिंग में काउंट करते हैं। रोमन फिलोसोफर्स जैसे कि ल्यूक्रेटियस, टेकिटस, एक्विनस, ये सब थे। फिर एंथ्रोपोलॉजी वॉज नॉट अ सेपरेट डिसिप्लिन, जैसा कि मैंने अभी बताया। आगे बढ़ते हैं। अनसिस्टमेटिक बिगिनिंग मतलब उसके कुछ टाइम बाद में ना क्या हुआ, जब 14th 15th सेंचुरी में क्या हुआ, रेनेसॉ हुआ। रेनेसॉ का मतलब है, जैसे पढ़ा होगा हिस्ट्री में, 14th 15th सेंचुरी में ना क्या हुआ था, यूरोप में एक साइंटिफिक एनलाइटमेंट आया था वहाँ के लोगों में। उससे पहले कहते हैं कि जो यूरोप था वो डार्क एज में चल रहा था। मतलब कि वहाँ पे चर्च की बात ही मान्य थी केवल। मतलब जो, और अगर कोई साइंटिफिक डेवलपमेंट होता था तो जो फादर्स थे, जो पोप थे, वो उसको उतना नहीं मानते थे, उसको वैल्यू नहीं देते थे, सिर्फ ये कहते थे कि जो बाइबल में लिखा है वही सही है। मतलब ऑर्थोडॉक्स टाइप के लोग थे। तो जब रेनेसां हुआ तो क्या हुआ ना, एंथ्रोपोलॉजी एक डिसिप्लिन के रूप में सामने आया। क्यों? क्योंकि रेनेसां हो रहा है, रेनेसां मतलब साइंटिफिक एनलाइटमेंट हो रहा है, तो एंथ्रोपोलॉजी का भी डेवलपमेंट उस पीरियड में देखा गया। अच्छा, ये तो अनसिस्टमैटिक बिगनिंग की बात हो गई। उसके बाद में सिस्टमैटिक एंथ्रोपोलॉजी कैसे आई? ड्यू टू कॉलोनियलिज्म। ये मैं अभी थोड़ी देर में डिस्कस करूंगी, ये वाला कॉन्सेप्ट, ये कॉलोनियलिज्म की वजह से सिस्टमैटिक एंथ्रोपोलॉजी कैसे डेवलप हुआ। आगे बात करते हैं। टर्म एंथ्रोपोलॉजी वॉज गिवन बाय जर्मन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। प्रोफेसर का नाम किसी किताब में मुझे नहीं मिला, लेकिन ऐसा कहा गया है कि जो जर्मन यूनिवर्सिटी के कोई प्रोफेसर थे, उन्होंने 16th सेंचुरी में पहली बार एंथ्रोपोलॉजी का टर्म जो है वो यूज़ किया था। अच्छा, एक नाम आता है चार्ल्स डार्विन। इन्होंने भी बहुत बड़ा, इनका कंट्रीब्यूशन मैं कहूँगी इन्होंने दिया था एंथ्रोपोलॉजी के फील्ड में। कौन कौन सी 2 किताबें थी इनकी, ये ज़रूर याद रख लेना यार। ये छोटी छोटी चीज़ें मेंस में लिखने में बहुत अच्छा आंसर आपका, अगर आप मेंस में लिखोगे तो आंसर आपका अच्छा दिखेगा, और फिर इंटरव्यू में तो यार ये सब पूछ ही सकते हैं, ऐसे छोटे मोटे सी चीज़। तो यार हमें मतलब हमें होलिस्टिकली पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेंस में लिखने के लिए पढ़ना है या फिर सिर्फ इंटरव्यू के लिए पढ़ना है। दोनों चीज़ों में हमें यूज़ करना है, तो हमें हर तरीके से देख के चलना है, ठीक है। किताबों का नाम क्या है? वोयाज ऑफ बीगल 1845 में पब्लिश हुई थी। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज 1859 में पब्लिश हुई थी। ओके, मूविंग अहेड। सिस्टमैटिक बिगनिंग कब हुई? 19th सेंचुरी में। अब जो फाइनली जो एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते थे ना, उनको एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स कहा जाने लगा, ठीक है। और जो ओल्डेस्ट ब्रांच थे एंथ्रोपोलॉजी के वो तो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, क्योंकि अभी हमने देखा 5th सेंचुरी बीसी से ही फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी की सुगबुगाहट हमें सुनाई देने लग जाती है, ठीक है। अब आ जाओ डार्विनिज्म वर्सेस कॉलोनियलिज्म की। डार्विनिज्म की बात करें तो रोल ऑफ डार्विनिज्म क्या है? आर मेरिट एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या कहा कि एंथ्रोपोलॉजी इज अ चाइल्ड ऑफ डार्विनिज्म। ये उन्होंने एक स्टेटमेंट पास किया। हालांकि ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है, कई सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने इस स्टेटमेंट को खारिज किया। क्यों खारिज किया? क्योंकि डार्विन जो खुद थे, डार्विन हिमसेल्फ वाज इंस्पायर्ड बाय कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन। मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन पहले से मौजूद था, डार्विन खुद उससे क्या थे, इंस्पायर्ड थे। और डार्विन किससे इंस्पायर्ड थे? माल्थस से, जो कि खुद एक इकोनॉमिस्ट थे।
ठीक है, इसीलिए एंथ्रो वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय डार्विनिज्म, ये कहना सही है, लेकिन हम बिल्कुल ही ऐसा नहीं कह सकते कि एंथ्रोपोलॉजी इज अ चाइल्ड ऑफ डार्विनिज्म। काफ़ी हद तक जो है एंथ्रोपोलॉजी में डार्विनिज्म का इफेक्ट दिखता है, कई सारी थ्योरीज एंथ्रोपोलॉजी में डार्विन की हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एंथ्रोपोलॉजी प्योरली डार्विनिज्म का एक चाइल्ड है या फिर उसकी एक ब्रांच है, ऐसा नहीं है। अब आ जाओ रोल ऑफ कॉलोनियलिज्म की। अभी जो मैंने बात करी थी यहाँ पर इस वाली स्लाइड में जो मैंने देखा, ये सिस्टमैटिक एंथ्रोपोलॉजी ड्यू टू कॉलोनियलिज्म, ये वाली बात अब मैं यहाँ पे पूरी करूँगी। रोल ऑफ कॉलोनियलिज्म में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था यूरोप में 17th और 18th सेंचुरी में, क्या हुआ, जब पहले तो रेनेसां हुआ 14th-15th सेंचुरी में, फिर 17th-18th सेंचुरी में ना क्या हुआ, इंडस्ट्री सेटअप होने लगी यूरोप में। अब इंडस्ट्रीज का काम क्या होता है, रॉ मटेरियल को फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करना। अब अगर इंडस्ट्री सेटअप हो रही है तो कहीं ना कहीं से उन्हें रॉ मटेरियल चाहिए होगा, इसीलिए जो यूरोपियन कंट्रीज थे उन्होंने क्या किया, कॉलोनी बनानी स्टार्ट करी। जैसे इंडिया एक कॉलोनी था, साउथ अफ्रीका एक कॉलोनी था, है ना, तो इस तरह से उन्होंने कॉलोनी बनानी स्टार्ट करी। वहाँ से वो लोग रॉ मटेरियल क्या करते थे, अपने कंट्री में ले जाके फाइनल गुड्स में जो है उसको प्रोसेस करते थे, है ना। तो फिर कॉलोनाइजेशन स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद में क्या हुआ, कॉलोनाइजेशन अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली क्या होगा, कुछ मिशनरीज आएंगे, कुछ ट्रेवलर्स आएंगे जो उस पर्टिकुलर कंट्रीज में विजिट करेंगे, और उन्होंने क्या किया, गैदर्ड लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट कल्चर एंड सोसाइटी। क्योंकि देखो, अगर आप किसी देश में राज करना चाह रहे हो तो आपको उसके देश के कल्चर और सोसाइटी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। फिर क्या हुआ ना, जब ये लोग वापस जाते थे ब्रिटेन में या फिर यूरोप में, जिस भी देश से हैं ये लोग, तो ये क्या करते थे कि इन्फॉर्मेशन लेके जाते थे कि अच्छा फलाने देश का कल्चर ऐसा है, सोसाइटी ऐसी है, वहाँ का सोशल स्ट्रक्चर ऐसा है। तो क्या हुआ, इससे धीरे धीरे थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बनने लगी कि किस तरह से कल्चर और सोसाइटी जो है वो डेवलप हुआ है, ठीक है। तो मेन जो हम कहेंगे श्रेय जो जाता है ना डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी का, वो जाता है ट्रैवलर्स और एक्सप्लोरर्स को, ठीक है। तो इस तरह से जो है सिस्टमैटिक बिगिनिंग स्टार्ट हुई कॉलोनियलिज्म से, इसीलिए सिस्टमैटिक बिगिनिंग स्टार्ट हुई। अब बात कर लेते हैं 19th और 20th सेंचुरी में डेवलपमेंट कैसा हुआ एंथ्रोपोलॉजी का। तो जो पहली एकेडमिक पोजीशन थी वो ली एडवर्ड टाइलर ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से 1884 में। और इनसे एडवर्ड टाइलर से पहले किसी ने भी ऐसा कोई डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशन में कहूँगी नहीं लिया था एंथ्रोपोलॉजी में। पहले ही जो एकेडमिक पोजीशन थी वो यही थी, एडवर्ड टाइलर ने ली थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से 1884 में। ये याद रखना, छुटके फुटके फैक्ट्स हैं, कहीं कहीं लिखने में काम आते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि मेंस में अगर हम इन फैक्ट्स को लिख देते हैं तो एग्जामिनर का ध्यान जो है वो खींच जाता है उस पर कि अच्छा इसको बहुत नॉलेज है, इस तरह से करके, है ना। फिर फर्स्ट प्रोफेसर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी कौन थे, फ्रेंच बेओस। ये थोड़ा टाइम बाद ही, मतलब 1884 के कुछ महीनों बाद ही मैं कहूँगी, फ्रेंच बेओस ने जो है पहले प्रोफेसर बन गई है एंथ्रोपोलॉजी के। कहाँ, क्लार्क यूनिवर्सिटी मैसाचुसेट्स यूएस में, ठीक है। पहला कोर्स जो लॉन्च हुआ जनरल एंथ्रोपोलॉजी का वो हुआ 1885 में यूनिवर्सिटी ऑफ वर्मोंट। तो देख रहे हो एक साथ कितने सारे 19th सेंचुरी में जो है चेंजेस होने स्टार्ट हो गए। अब मैं कहूँगी कि स्लो डेवलपमेंट क्यों हुआ एंथ्रोपोलॉजी का, क्योंकि देखो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सारे जो बाकी जो सोशल साइंसेज हैं उन सब की जो स्टडी है वो बहुत सालों से हो रही है। लेकिन ऐसा क्या एंथ्रोपोलॉजी के साथ क्या कंडीशंस रही कि एंथ्रोपोलॉजी का जो मैं कहूँगी सिस्टमैटिक स्टडी है वो 18th 19th सेंचुरी में आके स्टार्ट हुई, इतना लेट डेवलपमेंट क्यों हुआ। तो उसके कई सारे रीजंस हैं। पहला तो है लैक ऑफ विजन, कि जो पहले के जो लोग थे एंथ्रोपोलॉजी के जो रास्ते में काम कर रहे थे उनके पास कोई विजन नहीं था, उनके पास कोई डायरेक्शन नहीं था कि हमें किस डायरेक्शन में काम करना है। जैसे आज हम पढ़ रहे हैं ना कि हमें सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी पढ़नी है, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी पढ़नी है, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी पढ़नी है, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी पढ़नी है। पहले के लोगों के पास ऐसा कोई विजन ही नहीं था, है ना। तो लैक ऑफ विजन था पहले के लोगों के पास, इसीलिए डेवलपमेंट जो है वो स्लो रहा। रिमोटली लोकेटेड सोसाइटीज़, पहले क्या होता था ना यार, जो बहुत ज़्यादा हाईली डेवलप्ड कंट्रीज थे जैसे ब्रिटेन हुआ, यूएस हुआ, ये जो रिमोटली लोकेटेड सोसाइटीज़ थी उनके कंट्री की, जैसे कोई ट्राइबल पीपल हुए या कुछ बहुत ज़्यादा छोटे लोग टाइप के हो गए जो बहुत रिमोट रहते हैं, जो मतलब अर्बन एरिया से उतने कनेक्टेड नहीं है, तो उनको ये लोग इंसान ही नहीं मानते थे, तो उनकी स्टडी होना तो बहुत ही दूर की बात है, तो उनके कल्चर की कोई स्टडी ही नहीं हुई। इसीलिए भी जो है डेवलपमेंट स्लो हो गया, क्योंकि सोशल स्ट्रक्चर ऐसा था। पहले के लोगों का माइंडसेट ऐसा था कि यार ये तो इंसान ही नहीं है, इनके बारे में क्या पढ़ेंगे, है ना।
उसके बाद ह्यूमन डाइवर्सिटी एक्सेप्टेड, फिर क्या हुआ ना, एक्सप्लोरर्स और ट्रैवलर्स आए, मतलब जो इधर उधर घूमते थे या फिर उनके ऊपर लिटरेचर लिखते थे, जो एक्सप्लोर करना जिनको पसंद था, उनकी वजह से क्या हुआ ना, ह्यूमन डाइवर्सिटी एक्सेप्ट होने लगी कि हाँ भाई हम ही ह्यूमंस नहीं हैं, जो ट्राइबल्स हैं वो भी ह्यूमंस हैं, जो बहुत ज़्यादा रिमोट एरियाज में रह रहे हैं वो भी ह्यूमंस ही हैं, उन पे भी स्टडी होनी चाहिए। तो ये सारा हुआ। फिर आर्म चेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट, अच्छा आर्म चेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते हैं जिन्होंने बहुत पायनियर काम किया होता है, जिन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया होता है एंथ्रोपोलॉजी के फील्ड में, उनको बोलते हैं आर्म चेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट। तो कौन कौन थे, टाइलर थे, मॉर्गन थे, स्पेंसर थे, कई सारे नाम, अभी हम आगे आगे जैसे सिलेबस कवर करेंगे ना, काफ़ी सारे नाम हमें सुनने को मिलेंगे, तो इन सबको याद कर लेना, हो जाएंगे वैसे याद, काफ़ी आसान है। तो टाइलर थे, मॉर्गन थे, इन्होंने क्या किया था ना यार, इन्होंने जो इनके कंक्लूजन्स थे उनका बेस बनाया था सेकेंडरी डेटा को। मतलब इन्होंने, अभी जब मैं रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ाऊंगी तब ये क्लियर हो जाएगा कि सेकेंडरी डेटा और मतलब मेन क्या चीज़ करनी चाहिए और सेकेंडरी डेटा क्या होता है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। लेकिन इन्होंने जो है सही डायरेक्शन में काम नहीं किया था, अभी इतना समझ लो, इन्होंने भी बहुत ज़्यादा सही डायरेक्शन में काम नहीं किया था। फिर मेलेनोस्की आए, मेलेनोस्की ने क्या किया, फील्ड वर्क इन एंथ्रोपोलॉजी को डेवलप किया। इन्होंने क्या किया, ट्रांसफॉर्म्ड इट इनटू आर्ट एंड क्राफ्ट। मतलब जैसे हम पढ़ते हैं ना कि जो स्टोन एज में जो इंसान था वो कैसे, मतलब उसके क्या आर्ट एंड क्राफ्ट थे, उसके बाद में आयरन एज में क्या था, फिर कॉपर आया तो उस एज में क्या था, तो वो सारी चीज़ें इसमें हम पढ़ेंगे, आगे आके सब आएगा। ये एक थोड़ा सा है कि उन्होंने, मेलेनोस्की ने ये आइडिया दिया था कि ऐसा है, आर्ट एंड क्राफ्ट को भी पढ़ना स्टार्ट करो। तो इस तरह से धीरे धीरे करके बहुत स्लो डेवलपमेंट के बाद स्पेशल ब्रांचेस जो है वो धीरे धीरे करके डेवलप होने लग गई। तो यहाँ पे आके डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी ख़त्म हो जाता है। इसके आगे वाले लेक्चर में हम 1.2 स्टार्ट करेंगे। अब ऑलमोस्ट मैं कहूँगी हर सुबह 10 बजे वीडियो आएगी, मैं कोशिश करूँगी कि रोज़ वीडियो आए, तो सब्सक्राइब कर लो जिससे तुरंत की तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए।